एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। पहली सुर्खी में बात प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक वाले मामले की। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाने के लिए कहा था। आज कोर्ट ने कमेटी के सदस्यों के नाम भी बता दिए। कमेटी की अध्यक्षता करेंगी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा। उनके अलावा कमेटी में एनआईए के डायरेक्टर जनरल या उनके द्वारा नामित एक अधिकारी होंगे जो कि इंस्पेक्टर जनरल रैंक से नीचे के नहीं होंगे, आईजी। तीसरा बिंदु, चंडीगढ़ के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी शामिल होंगे इसमें। पंजाब पुलिस के एडीजीपी सुरक्षा और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, इतने ही 5 लोग होंगे। इन नामों का ऐलान करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि दोषी कौन है, ये कोई हल नहीं है। ऐसी स्थितियों से मुकाबले के लिए एक मजबूत मैकेनिज्म की ज़रूरत है। कोर्ट ने भी माना कि भविष्य में इस तरह की चूक ना हो, इसके लिए व्यवस्था बेहतर करने की ज़रूरत है। कोर्ट की टिप्पणियां हमें कानूनी मामलों पर रिपोर्ट करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ से मिली है। 5 जनवरी को जब प्रधानमंत्री पंजाब में एक रैली को संबोधित करने गए थे, तब हुसैनीवाला शहीद स्मारक जाने के रास्ते में एक फ्लाईओवर पर उनका काफिला प्रदर्शनकारियों की वजह से रोक देना पड़ा था क्योंकि आगे रास्ता बंद था। सुप्रीम कोर्ट में मामला 6 जनवरी को पहुंचा जब लॉयर्स वॉइस नाम के एक एनजीओ ने याचिका दायर कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। उसी याचिका पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने जांच कमेटी बनाई है जो सुरक्षा चूक के पूरे मामले की जांच करेगी। सुरक्षा चूक मामले पर सियासत भी जारी है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, केंद्र, राज्य और दोनों जगहों पर सत्ताधारी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। इस बीच एक स्टिंग ऑपरेशन भी चर्चा में है। इंडिया टुडे की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने फिरोजपुर जाकर इस मामले की पड़ताल की और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रहे अधिकारियों से बात की। सीआईडी के डीएसपी ने तब कहा कि अफसरों को पूरी जानकारी दी गई थी कि प्रधानमंत्री दौरे को लेकर जमीनी हकीकत जुटाने की जिम्मेदारी पंजाब के खुफिया विभाग यानी सीआईडी में डीएसपी सुखदेव सिंह की थी। इंडिया टुडे ने सुखदेव सिंह से पूछा कि आखिर प्रधानमंत्री की प्रस्तावित रैली के पहले खुफिया विभाग कैसे चूक गया? क्या डीएसपी और उनके विभाग ने प्रधानमंत्री की रैली से पहले जमीनी हकीकत का आकलन नहीं किया था? इस पर सुखदेव सिंह के जवाब चौंकाने वाले रहे। डीएसपी सुखदेव सिंह ने बताया कि संवेदनशील इलाके में प्रधानमंत्री की रैली से पहले उन्होंने एक एक पल की जमीनी हकीकत अपने आला अधिकारियों को वक्त रहते बता दी थी। 2 जनवरी को उन्होंने साफ कर दिया था कि किसान यूनियन के नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। डीएसपी के अनुसार उनकी टीम को न सिर्फ पीएम के दौरे से पहले हर दिन की रिपोर्ट अपने आला अधिकारियों को दी भी उन्होंने, बल्कि अफसरों को संभावित खतरे के बारे में भी कई बार चेताया था। स्टिंग में कई बातों के हिसाब से तो प्रदर्शनकारियों की जानकारी पहले से पुलिस के पास थी। इसके बावजूद इतनी बड़ी चूक होना कई सवाल उठाता है। खैर, इन सारे सवालों का जवाब अब हमें मिलने वाला है सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद। अब बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। दूसरी सुर्खी भी सुप्रीम कोर्ट से ही है। हरिद्वार की धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस दे दिए। इस मामले में भी वही बेंच मामला देख रही है, सुनवाई कर रही है जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक वाले मामले की सुनवाई कर रही है, यानी सीजीआई जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच। पत्रकार कुर्बान अली और पटना हाईकोर्ट से रिटायर्ड जज अंजना प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुई लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसलिए पूरे मामले की जांच के लिए निष्पक्ष जांच कमेटी बनाई जाए। आज याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि लगातार धर्म संसदों का आयोजन हो रहा है। 24 जनवरी को अलीगढ़ में धर्म संसद रखी गई है, उससे पहले कोर्ट सुनवाई करे। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार को नोटिस भेज रहे हैं और उसके बाद मामले को देखेंगे। कोर्ट ने 10 दिन में मामले की सुनवाई करने के लिए कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ये इजाज़त भी दे दी है कि वो अलीगढ़ में होने वाली धर्म संसद को रुकवाने के लिए स्थानीय प्रशासन के पास जा सकते हैं। तीसरी सुर्खी में बात चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में चल रही सियासी जोड़ तोड़ की। योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य और 4 बीजेपी विधायकों के इस्तीफे के बाद अब राज्य के वन, पर्यावरण एवं जंतु उद्यान मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस तरह के इस्तीफों में लिखने के लिए जो वजह लिखी जाती है उसमें तब
कल वाले इस्तीफे में मौर्य ने कहा था कि पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उससे आहत होकर मैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। लगभग इसी तरह की स्क्रिप्ट हमें इस नए इस्तीफे में भी देखने को मिली है। हमने आपको कल बताया था कि मौर्य के बाद 4 विधायकों रोशन लाल वर्मा, ब्रजेश प्रजापति, भगवती सागर और विनय शाक्य ने भी इस्तीफा दे दिया था। अब दारा सिंह चौहान के इस्तीफे का नफा नुकसान हम समझ लेते हैं। पूर्वांचल में चौहानों को नोनिया नाम से भी जाना जाता है, समाज का नाम है। साल 2014 के बाद बड़ी तादाद में ये समाज बीजेपी के साथ जुड़ गया था और 2017 में अमित शाह के ऑपरेशन ओबीसी के तहत दारा सिंह चौहान भी बसपा से बीजेपी में आए थे। लेकिन अब माना जा रहा है कि दारा सिंह चौहान भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही सपा का रुख कर सकते हैं। वैसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि दारा सिंह चौहान सपा में शामिल हो गए हैं। एक और बीजेपी विधायक रविनाथ त्रिपाठी के इस्तीफे की भी खबर आई थी, लेकिन बाद में विधायक ने सोशल मीडिया पर आकर इस बात को क्लियर किया कि उनके लेटर पैड को स्कैन करके गलत तरीके से एक इस्तीफा ड्राफ्ट किया गया और उसे अफवाह फैलाने के मकसद से पोस्ट कर दिया गया। विधायक ये कह रहे हैं कि वो अभी बीजेपी के साथ हैं, उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। जो त्यागपत्र दिख रहा है सोशल मीडिया पे वो फर्जी है। यहां से वापस लौटते हैं उन इस्तीफों पे जो कि फर्जी नहीं है। इनसे योगी आदित्यनाथ की मोर्चेबंदी कुछ टूटती दिख रही है, ऐसा टिप्पणीकार कह रहे हैं। कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अब गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने ये वारंट जारी कर 24 जनवरी तक पेश होने को कहा है उन्हें। करीब 7 साल पहले जब मौर्य बीएसपी में थे तब सुल्तानपुर में एक भाषण को लेकर उन पर केस दर्ज हुआ था। भाषण में मौर्य पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगा था। अब उस मामले की गंभीरता को लेकर मौर्य को कोर्ट ने बुला लिया है। यहां पूरी होती हैं हमारी सुर्खियां। अब एक भूल सुधार। हमने कल आपको बताया था कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी ने साल 2021-22 के लिए आईटी रिटर्न फाइल करने की तारीख आखिरकार बढ़ा दी। अब आप 15 मार्च 2022 तक आईटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ऐसा हमने कहा था। लेकिन इसमें हमसे एक चूक हो गई कि आईटीआर फाइल करने की तारीख सब लोगों के लिए नहीं बढ़ाई गई है, सिर्फ उनके लिए ही बढ़ाई गई है जिनका ऑडिट होना है। बाकी आयकर दाताओं के लिए ये नियम नहीं है, जिनकी अनऑडिटेड इनकम होती है उनके लिए नहीं है। इस चूक के लिए हम माफ़ी चाहते हैं।